गाजा से हॉर्मुज तक तनाव बढ़ चुका है। इजराइल ने ट्रंप का प्लान ठुकरा दिया है और हूथियों का हमला और ईरान का बड़ा फैसला अब सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा समझौते को मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक गाजा से इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी। दूसरी तरफ यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के तट पर एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह को निशाना बनाया। अब इस हमले में सैनिकों और आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है और इतना ही नहीं, हूतियों ने पड़ोसी सऊदी अरब में अरामको की एक सुविधा को भी ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। और अब इन सब के बीच दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग लाइनों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच संभावित समझौते की खबर सामने आई है। लेकिन ईरान ने साथ ही साफ संकेत ये दिया है कि जिन देशों को वो दुश्मन मानता है उनसे जुड़े जहाज़ों को इस रूट से, इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। यानी गाजा, यमन, सऊदी अरब और हॉर्मुज मिडिल ईस्ट के अलग अलग मोर्चे अब एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो आखिर इस पूरे इलाके में क्या हो रहा है? नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना क्यों ठुकरा दी है? हूथियों ने किस बंदरगाह पर हमला किया? और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से पाबंदियां लगाई जाती है तो दुनिया के तेल बाजार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? भारत पर खासतौर पर इस पूरे घटनाक्रम से क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी विस्तार से। गाजा समझौते पर नेतन्याहू ने बड़ा इनकार किया। सबसे पहले बात गाजा की करते हैं, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित गाजा योजना को स्वीकार करने से इनकार किया। नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इजराइल उस 15 सूत्रीय दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता है और उनका यह कहना है कि इजरायली सेना तब तक गाजा से पीछे नहीं हटेगी जब तक हमास वास्तव में अपने हथियार नहीं छोड़ देता। इजरायली सेना वहां डटी रहेगी। अब ट्रंप की योजना के मुताबिक हमास के हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इजरायली सेना की वापसी होनी थी। लेकिन इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सेना की वापसी की शर्तों को लेकर वे अपने रुख से पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन के साथ गाजा को लेकर योजनाओं पर बातचीत जारी रहेगी। तो हमास ने इस पर क्या कहा? दूसरी तरफ हमास ने इस रोड मैप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नईम ने कहा है कि संगठन रोड मैप के लिए प्रतिबद्ध है। हमास को उम्मीद है कि मध्यस्थ देश और अमेरिका नेतन्याहू पर दबाव बनाएंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे समय पर यह घटनाक्रम सामने आया जब इजराइल की घरेलू राजनीति भी तनावपूर्ण बनी हुई है। 27 अक्टूबर को होने वाले अगले चुनाव से पहले नेतन्याहू पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। तो याद रहे, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हुए हमले के बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। फिलहाल एक नाजुक युद्ध विराम जरूर लगा हुआ है, सीज फायर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच कई बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर समझौता नहीं हुआ है और ये मुद्दे अनसुलझे अभी भी नजर आ रहे हैं। अब हूथियों ने लाल सागर के बंदरगाह पर हमला किया। यमन की तरफ अगर बढ़े तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के तट पर स्थित मोखा बंदरगाह को निशाना बनाया। यमन सरकार की सहयोगी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस के मुताबिक इसमें से कम 7 लोग मारे गए हैं इस पूरे हमले में और इनमें 4 सैनिक और 3 आम नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 15 आम नागरिकों के घायल होने की भी जानकारी इसमें सामने आई है। यमन के अधिकारियों के अनुसार हूतियों के मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमले में बंदरगाह की इमारतों और घाटों को नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा वहां रखे व्यापारिक सामान और खाद्य सामग्री को भी नुकसान होने की बात कही गई है। अब बाद में यमन की सेना ने बताया कि कई इलाकों में मिसाइलें गिरी, जिनसे टेलीविजन चैनल के पास का इलाका भी शामिल था। हूतियों ने इलाके की हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने सैन्य बलों और गोदामों को निशाना बनाया है। मोखा बंदरगाह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के नियंत्रण में है और उन जहाज़ों के लिए तैयार किया गया है जो हूतियों के कब्जे वाले होदेइदा बंदरगाह से बचकर निकलना चाहते हैं। अब सऊदी अरब में अरामको की सुविधा पर भी हमला हुआ है। यमन के बाद अब नज़र सऊदी अरब पर अगर डालें तो हूती सैन्य प्रवक्ता यहाँ पर याहिया सरी ने यह दावा किया है कि सऊदी शहर जाजान में अरामको की एक रिफाइनरी सुविधा को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हूतियों का कहना है कि हमला यमन के हज्जा और सादा प्रांतों के ऊपर सऊदी ड्रोन की गतिविधियों के जवाब में किया गया है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अरामको की एक सुविधा में आग लगने की पुष्टि भी हुई है। हालांकि किसी के हताहत होने की यहाँ से कोई जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं की। इन घटनाओं ने यमन में एक बार फिर बड़े संघर्ष की आशंकाओं को बढ़ा दी है। अब 2022 के समझौते के बाद वहां हिंसा में अपेक्षाकृत कमी आई थी, लेकिन हालिया घटनाएं अब इस शांति के लिए नई चुनौती बन सकती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा तनाव के सबसे अहम मुद्दों में से स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर लगातार चर्चाएं हुई है और इसी को लेकर लगातार खींचतान दोनों ही तरफ दिखाई दे रही है। और ईरान और ओमान दोनों इस रणनीतिक जलमार्ग के आसपास ही स्थित हैं और दोनों देशों के बीच एक संभावित अंतरिम समझौते पर बातचीत की खबरें सामने आई हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो इस समझौते के तहत समुद्री मार्ग को फिर से खोलने की व्यवस्था की जा सकती है। जहाज ईरान की तरफ से प्रवेश करेंगे और ओमान की तरफ से बाहर निकलेंगे। अंतरिम व्यवस्था के दौरान जहाजों में कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा, टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि संभावित समझौते को खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के सदस्यों का समर्थन भी हासिल है। हालांकि इस समझौते में अंतिम शर्त में बदलाव संभव है और लेकिन ईरान ने ये जो बड़ी शर्त रखी है ईरान की तरफ से, सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि सभी जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं है। मतलब अगर समझौता हुआ भी तो सभी जहाज नहीं गुजरेंगे। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर योजना की सामान्य रूपरेखा को मंजूरी दी है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक जिन देशों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया उनके जहाज की आवाजाही पर यहां प्रतिबंध जारी रह सकता है। अब ईरानी मीडिया में अमेरिका और इसराइल को लेकर दुश्मन देशों में शामिल ऐसे दुश्मन देशों में शामिल बताया गया है जिस पर ईरान पाबंदियां लगा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि ओमान के साथ समुद्री मार्गों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल गया है। ईरान का कहना है कि इसके लिए कई शर्तों को पूरा करना होगा और अब अमेरिका के सामने ईरान की कुछ मांगे हैं। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अमेरिका से कई मांगे रखी है। इनमें अमेरिका द्वारा भविष्य में ईरान को धमकी नहीं देने, ईरान और उनके सहयोगी के खिलाफ युद्ध खत्म करने, ईरानी बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और क्षेत्र में अमेरिकी सेना की वापसी जैसी मांगे शामिल हैं। अब इसके अलावा ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, प्रतिबंध हटाने और रोकी गई संपत्तियों को बिना शर्त जारी करने की मांग की है। यानी हॉर्मुज का मुद्दा सिर्फ समुद्री यातायात का नहीं, इसके पीछे अमेरिका ईरान के बीच चल रहा एक व्यापक राजनीतिक और सैन्य तनाव भी जुड़ा हुआ है। 53 कमर्शियल जहाजों ने अपना रास्ता इस बीच बदल लिया है। अमेरिका सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी के कारण 53 कमर्शियल जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है और इसके अलावा 2 जहाजों के संचालन पर असर पड़ा है और 2 जहाजों पर अमेरिकी बलों के सवार होने की जानकारी भी सामने आई है। तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में लंबे समय तक यही तनाव बना रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक शिपिंग पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि ये जलमार्ग तेल और प्राकृतिक गैस की वैश्विक सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो पेंटागन हथियारों का उत्पादन अब बढ़ाना चाहता है और इस पूरे जो संघर्ष है इसमें का असर अमेरिकी सैन्य तैयारियों पर भी दिखाई दे रहा है। पेंटागन के जो प्रवक्ता है शॉन पार्नेल, उनका कहना है कि अमेरिका रक्षा विभाग गोला बारूद की खरीद बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है ताकि सैनिकों को ज़रूरत और खतरे के हिसाब से तेज़ी से हथियार उपलब्ध कराए जा सके। अब एक नए विश्लेषण में यह भी दावा किया गया कि ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका एडवांस मिसाइल इंटरसेप्टर के भंडार पर दबाव बढ़ा रहा है। इससे जो यूक्रेन और ताइवान जैसे अमेरिका सहयोगियों के बीच भी चिंता पैदा हो सकती है, जो अमेरिका से सैन्य मदद की उम्मीद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या समझे, तो इस समय मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चे सक्रिय हैं। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट की यहाँ पर बात नहीं है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच समझौते को लेकर मतभेद बने हुए हैं। नेतन्याहू हमास के हथियार छोड़ने तक इजरायली सेना की वापसी के लिए तैयार नहीं है। यमन में हुतियों ने मोखा बंदरगाह पर हमला कर दिया। अब सऊदी अरब में अरामको की सुविधा को निशाना बनाने का दावा किया गया। अब वहीं ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक संभावित अंतरिम व्यवस्था पर काम कर सकते हैं। ये अंतरिम होगा, अंतिम नहीं। लेकिन ईरान ने दुश्मन देशों से जुड़े जहाज़ों की आवाजाही पर अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गाजा में युद्ध विराम कायम रह पाएगा, क्या यमन में फिर से गृह युद्ध भड़क सकता है और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता बन पाएगा, बैठ पाएगा, रास्ता निकल पाएगा। क्योंकि अगर हॉर्मुज में तनाव लंबा खिंचता है तो इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतों, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में इन सभी मोर्चे पर होने वाले फैसले बेहद अहम रहने वाले हैं। फिलहाल हमारी नज़र लगातार हर अपडेट पर है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।